गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। आज हम करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस लॉ। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। Statement 1. A check is an unconditional order to a specified banker to pay the sum mentioned in the check. Right? कहते चेक क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो कि हमने एक स्पेसिफाइड बैंकर को पे करना होता है, जो कि सम होता है मेंशन इन द चेक. Second statement. A check can be drawn only by a person who has his account with the bank, while a bill can be drawn by any person. कहते चेक क्या है? सिर्फ वही पर्सन ड्रॉ करेगा जिसका कि उस बैंक में अकाउंट है, वाइल जो बिल होता है कहते वो कोई भी पर्सन ड्रॉ कर सकता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट. अ चेक में बी क्रॉस्ड बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड. जो चेक है कहते वो क्रॉस किया जा सकता है, बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया जा सकता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. हमने बताना है कि इन तीनों में से कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. सो अगर हम देखें कहते चेक की क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि स्पेसिफाइड बैंकर टू पे द सम मेंशन इन द चेक. बिल्कुल करेक्ट. चेक क्या किया जा सकता है? सिर्फ उसी पर्सन को जो ऊपर ड्रॉ गया जिसका उस अकाउंट में बैंक उस बैंक में अकाउंट है, एंड जो कि बिल है वो कहते कैन बी ड्रॉन बाय एनी पर्सन. बिल्कुल करेक्ट. A check may be crossed but a bill of exchange cannot be crossed. बिल्कुल करेक्ट. जो चेक्स हैं वो ही क्रॉस होते हैं एंड बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉस नहीं किया सकता. सो आर ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू. राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट. Which of the following is a mode of discharge of a negotiable instrument? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मोड ऑफ डिस्चार्ज कौन सा है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पार्टी liable becomes holder and material alteration in instrument, and D all of the above. So अगर हम as we all know कि जो अगर ये तीनों कंडीशंस क्या है फुलफिल होती हैं तो हमारी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से अपनी उसकी पार्टीज क्या है खुद को डिस्चार्ज कर सकती है. फॉर एग्जांपल पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पार्टी लाइबल बिकम्स होल्डर, जो पार्टी लाइबल थी वो क्या है होल्डर बन गई, एंड मटेरियल ऑल्ट्रेशन अगर इंस्ट्रूमेंट में हो जाता है तो इन तीनों रीजंस में से तीनों रीजंस की वजह से जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है डिस्चार्ज माना जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following principles is applicable to trademarks? A trademark should be distinctive. A trademark कहते हैं distinctive होना चाहिए. Distinctive means अलग दिखना चाहिए. Trademark should be capable of distinguishing goods and services. Capable होना चाहिए so that कि हम goods and services से distinguish कर पाएं. A trademark should not cause confusion with previous trademarks, and the all of the above. So all these principles are applicable to trademarks. A trademark क्या होना चाहिए? distinctive होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए सो दैट कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्टिंग्विश कर पाएँ, एंड ऑल्सो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए विद द प्रीवियस ट्रेडमार्क. सो ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू ट्रेडमार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a party to an instrument refuses to accept or pay the instrument, it is called dash of negotiable instrument. कहते अगर कोई पार्टी क्या करती है किसी इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट और पे करने से रिफ्यूज मना कर देती है तो हम क्या मान तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या माना जाएगा? डिसऑनर, रिलीज, ऑल्ट्रेशन एंड ऑल ऑफ दिस. अगर कोई पार्टी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट और रिफ्यूज करने से या पे करने से मना कर देती है तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या मानेंगे? डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. राइट. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज हम क्या कहेंगे कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A check which is truncated during the process of clearing cycle is called. अगर कहते कोई चेक truncated हो जाता है during the process of clearing cycle तो उसको क्या बोलेंगे? स्टील चेक, मल्टीलेटेड चेक, सेल्फ चेक और ट्रंकेटेड चेक. सो ट्रंकेटेड चेक को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रंकेटेड चेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following sections of IT Act, IT means Information Technology Act 2000, deal for credit card fraud? Right. First one is 66, 66C, 66D, and next 42, 67, 67A, 67B, 43, 66, 66C, and 66D.
सो जो क्रेडिट कार्ड फॉर फ्रॉड के लिए जो हमारे सेक्शंस हैं वो हैं 43 सेक्शन 43 सेक्शन 66 66C एंड 66D। ये आपको सेक्शंस क्या होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए, राइट। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस एवरी ईयर आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of is not the statutory qualification for appointment as a company secretary of a company having the paid up share capital of less than 200 lakhs. 200 lakhs means or 2 crore, राइट। कहते अगर किसी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम है और वो क्या कर रहे, कंपनी सेक्रेटरी के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए उसको, तो उसके लिए कौन सी स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन नहीं है, passing of intermediate examination of the ICS, master's degree in economics and master's degree in commerce, diploma in company law from Indian Law Institute. So इन तीनों में, इन चारों में से जो स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी की वो क्या है, पासिंग ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ ICS। तो ये क्या है, नॉट द स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, एंड डिप्लोमा होना चाहिए कंपनी लॉ फ्रॉम इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है, एग्रीमेंट होता है या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होती है, हमारी एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है, राइट। बिकॉज यहाँ पे पार्टीज क्या है, इंटेंशनली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, बट उनकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when after the formation of a valid contract an event happens which makes the performance of contract impossible, the contract becomes, right। कहते जब हमने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, इम्पॉसिबल होगी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड एंड इलीगल। सो जो कॉन्ट्रैक्ट पहले इलीगल वैलिड था बट बाद में इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल हो गया, तो वो क्या होता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वो क्या होगा हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company that wishes to ensure that no one else can use their logo basically refers to, right। एक कंपनी कहते हैं जो विश करती है कि हमारे अलावा कोई भी हमारा लोगो यूज नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। सो अगर कोई अपनी कंपनी को लोगों की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा उनका ट्रेडमार्क, वो क्या हो जाएगा उनका ट्रेडमार्क, राइट। Next question, time limit for disposal of first appeal by the first appellate authority is, right। कहते हैं जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जो हमने फर्स्ट अपील करनी होती है वो कितने दिन डेज के अंदर अंदर होनी चाहिए, विद इन 10 to 15 days, 30 to 45 days, 50 to 65 days एंड 70 to 90 days। सो जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जो फर्स्ट अपील होनी चाहिए वो होनी चाहिए विद इन 30 to 45 days। हाउ मच डेज, 30 to 45 डेज, 30 to 45 डेज के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनमें से हमने बता रहा है कि किस चीज़ को पेटेंट है, क्या चीज़ ट्रेडमार्क है एंड क्या चीज़ हमारा कॉपीराइट है, राइट। आप लोगों ने मैच करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो पेटेंट क्या है, पेटेंट क्या है, पेरिस कन्वेंशन क्या है, एक पेटेंट है, राइट। सो ए का आ जाएगा सेकेंड, ट्रेडमार्क क्या है, मैड्रिड ट्रेडमार्क है, एंड कॉपीराइट बर्न कन्वेंशन। सो ए का सेकेंड, बी का ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Companies Act 2013 requires that every company shall have a minimum number of 3 directors in case of public company, right। so Companies Act के अकॉर्डिंग 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, एंड 1 डायरेक्टर होना चाहिए 1 पर्सन कंपनी के लिए। अकॉर्डिंग टू हमने बताना है कि अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन,
सेक्शन 149(1), 149 सबसेक्शन 2, 150 सबसेक्शन 1 एंड 150 सबसेक्शन 2। सो हमने बताना है कि इनमें से किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्टर्स बताए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 149(1) में डायरेक्टर्स को पेंशन जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following authorities is not the part of the committee to select chief election commissioner and other information commissioners? हमने बताना है कि इनमें से किस अथॉरिटी के पास पावर नहीं है टू सिलेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। Prime Minister of India, Chief Justice of Supreme Court, Leader of Opposition in the Lok Sabha and a Union Cabinet Minister appointed by the Prime Minister. So प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने चाहिए, इनके पास अथॉरिटी है टू सिलेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा इनके पास भी है एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी क्या है, कैपेबल हैं। बट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है टू सिलेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Next question, what is the default period of copyright assignment if not specified? राइट, कॉपीराइट असाइनमेंट के लिए कहते हैं डिफॉल्ट पीरियड क्या होना चाहिए इफ इन केस वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स। So the default period of copyright assignment if not specified is 5 years, right? कि अगर कोई copyright assignment के लिए default period specify नहीं किया गया तो उस केस में उस copyright को क्या है, only 5 years के लिए उस person को उस copyright का वो copyright only 5 years के लिए ही मिलेगा। Next question, what is the maximum term गिवन फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक ऑब्सीन इंफॉर्मेशन? राइट, कहते हैं मैक्सिमम टर्म कितनी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑब्सीन इंफॉर्मेशन है उसके पब्लिश करने के लिए जो मैक्सिमम टर्म है वो कितनी होनी दी गई है अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट। सो वो दी गई है फॉर 10 ईयर्स। हाउ मच ईयर? 10 ईयर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडियन पेटेंट एक्ट अ रेजिडेंट इन इंडिया कैन free to file a patent in a foreign country without first filing the said patent in India, right? कि इंडिया में पेटेंट किए बिना कोई भी क्या है अपना पेटेंट करवा सकता है फॉरेन कंट्री में। फाइल ए पेटेंट इन फॉरेन कंट्री विदाउट फर्स्ट फाइलिंग द सेट पेटेंट इन इंडिया ओनली अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, राइट। कहते पेटेंट क्या है फॉरेन कंट्री में फाइल करवा सकते हैं विदाउट फाइलिंग इट इन इंडिया बट ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। File a patent in a foreign country only after filing a PCT application on the same subject matter, right? कि सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उसी सब्जेक्ट मैटर के लिए। एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। सो हमने बता रहे हैं कि एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट ए रेजिडेंट क्या कर सकता है, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि वो क्या है फॉरेन कंट्री में पेटेंट करवा सकते हैं विदाउट फाइलिंग द सेट पेटेंट इन इंडिया बट ओनली आफ्टर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A document filed with the registrar of companies is deemed to have been read and understood by all those who deal with the company. Such presumption is in line with, right? कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जहाँ पे ये माना जाता है कि जिन्होंने जो कंपनी के साथ जो पार्टनर्स जो शेयर होल्डर्स डील कर रहे हैं उनको अपनी कंपनी की जो सभी इंफॉर्मेशन क्या है उनको पता होनी चाहिए। सो ये प्रिजम्पशन किसके अकॉर्डिंग है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो मैनेजमेंट, द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, द डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक नोटिस। सो अगर ये माना जाता है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया और समझ लिया तो वो होता है द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अगेंस्ट, राइट।
Next question. In which of the following circumstances is undue influence not exercised? Right? इनमें से undue influence किस पे applicable नहीं होता? Where one person holds a real or apparent authority over the other, जहाँ पे एक पर्सन कहते क्या है उसकी रियल और अपेरेंट अथॉरिटी है दूसरे पर्सन से. वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशन विद द अदर, दूसरे पर्सन से क्या है उसका फिड्यूशरी रिलेशनशिप है. वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस. राइट, कि वो क्या है उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, जिस पर्सन से उन्होंने डील किया वो क्या है सही नहीं है. when something is said or done in a dishonest way to trick people, राइट कि कुछ बोला गया या किया गया किसी डिसऑनेस्ट वे से सो दैट कि पर्सन लोगों को क्या किया जाए, तंग किया जाए. सो इनमें से अगर हम देखें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन सा नहीं है. सो फर्स्ट में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, बट फोर्थ में क्या है, फोर्थ में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है. सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड. जो एग्रीमेंट है कहते कंसिडरेशन के बिना क्या है ऑलवेज वैलिड माना जाता है. स्टेटमेंट सेकंड, ऑल एग्रीमेंट्स आर सॉरी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या है एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. So in the context of the above two statements, which one of the following option is correct? So statement 1 is incorrect, but statement second is correct, right? Because agreement without consideration is always not valid, and all contracts are agreement, but all agreements are not contract. So our correct option is option C. Clear? So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mithil Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.